नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को छेरछेरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे छत्तीसगढ़ का बहुत ही पावन पर्व होता है छेरछेरा, जिसके लिए आप सभी को गाढ़ा गाढ़ा बधाई। आज का हमारा वीडियो रहेगा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से रिलेटेड। इससे पहले मैं इसका 9 MCQs करा चुका हूँ, जिसका PDF विथ आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया हूँ। अगर आप लोगों को वो PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, एक PDF से क्या होता है कि रिवीजन करने में आसानी होती है। आप लोग थोड़ा जल्दी से, वो बोलते हैं ना, एक इंस्टेंट रिवीजन हो जाता है, इसलिए मैं PDF बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराया हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो। आज का हमारा वीडियो रहेगा MCQ नंबर 10। 9 तो करा चुका बताया हूँ मैं अभी। ये रहेगा हमारा MCQ नंबर 10। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। अब 10 पार्ट में आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन लगभग मिल जाएगा, उतना आप सफिशियंट है मेरे हिसाब से। और बोलो तो मतलब पूरा सार है, जितना भी अपना दिया गया है इस अधिनियम में, उसको मैं एक सारांश के रूप में लाया हूँ। और बहुत चुनिंदा प्रश्न है, जिससे आप लोगों को हेल्पफुल होगी। देखो क्या होगा, प्रश्न वही रहेगा, थोड़ा सा घुमा सकता है, तो आप लोग कोशिश करेंगे रटने के बजाय कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो जो और प्रश्न आएगा वो बन ही जाएगा। और 2-3 प्रश्न ऐसे आते हैं जो किसी से बनता नहीं भाई, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 प्रश्न अलग आएगा तो एकदम अलग आएगा, ऐसा करके मत बोलना आप लोग। चलिए फिर हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि हमारा MCQ का टोटल 2 से 3 हो रहा है, तो 180 तो करा चुका हूँ, तो कितना होगा टोटल 23 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न सबसे पहले देख लेते हैं। इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन को प्रश्नगत करने हेतु निर्वाचन अधिसूचना के कितने दिनों के भीतर याचिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। इससे पहले वाला प्रश्न में आप लोगों को याद होगा, लास्ट वाले वीडियो में मैं बताया था, निर्वाचन में अगर उसको प्रश्नगत करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसके जस्ट रिसेंट वाला को जो क्वेश्चन होगा 180 नंबर 179 नंबर का प्रश्न, उसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, मान लो हम तो पढ़ तो लिए कि याचिका दायर करके उसको प्रश्नगत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक नियम हो गया। ऐसा नहीं कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी हो गई, 4 महीने बाद आपको याद आ रहा है अरे यार इसमें प्रश्नगत करना था, तो फिर 4 महीने बाद जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए एक निश्चित समय अवधि होती है, उसी अवधि के अंदर आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी, तभी उस निर्वाचन को प्रश्नगत किया जा सकेगा, नहीं तो नहीं किया जा सकेगा, है ना। उसी के बारे में पूछा गया कि कितने दिनों के भीतर आपको याचिका प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 7 दिनों के भीतर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 14 दिनों के भीतर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 21 दिनों के भीतर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 30 दिनों के भीतर। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 दिनों के भीतर। इसको थोड़ा रेड कर लेते हैं भाई, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम में मंडी की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में किस अध्याय में उल्लेख है। इसमें क्या होता है, मंडी समिति जो होती है ना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन मतलब या फिर मंडी समिति को बढ़ा दिया जाता है, या फिर मंडी समिति की जो सीमा है उसको कम, मतलब उसका जो क्षेत्र, सीमा मतलब क्षेत्र, ऐसा नहीं कि उसको कोई सीमा है, ऐसा नहीं है भैया, बॉर्डर ऑर्डर नहीं है। उसका जो क्षेत्र रहेगा मंडी समिति के, है ना, उसको या फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, या फिर कम कर दिया जाता है, या फिर 3-4 मंडियों को मर्ज कर दिया जाता है, या फिर अगर एक मंडी है तो उसको विपाटित कर दिया जाता है, उसको अलग अलग मंडी भी बना दिया जाता है। इसके संबंध में इसमें पूछा गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अध्याय नंबर 10, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्याय नंबर 14, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अध्याय नंबर 11, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अध्याय नंबर 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्याय नंबर 12। मतलब अध्याय नंबर 12 में मंडी समिति की सीमाओं में परिवर्तन के से संबंधित, या फिर समामेलन से संबंधित, या फिर विपाटन से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितनी भी प्रक्रिया है, उसको अध्याय नंबर 12 में बताया गया है। फिर अध्याय नंबर 12 में इस सभी के बारे में उल्लेख है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे हम।
अगला प्रश्न दिया गया, मंडी फीस में छूट देने की शक्ति के संबंध में किस धारा में उल्लेख है। मंडी फीस में अगर छूट देना है, ठीक है, तो कौन छूट दे सकता है, किसको किसको छूट दे सकता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगी, जो भी नियम धियम है मंडी फीस में छूट देने के लिए, है ना, और उसके जो शक्ति किसको प्राप्त है, इस संबंध में जितनी भी जानकारी अभी जितना भी जानकारी उल्लेख है, तो किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है उसी को इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है धारा नंबर 70, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 69, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 59 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 60। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा नंबर 69, मतलब धारा नंबर 69 में मंडी फीस में छूट देने की जो भी शक्ति है उसके बारे में इसमें बताया गया या फिर इसमें उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंडी फीस में छूट देने की शक्ति किसे प्राप्त है। यही प्रश्न आ गया। इससे पहले मैं क्या क्या बताऊं कि किस धारा में है, तो इसी धारा में इसको बताया होगा कि मंडी फीस छूट देने की शक्ति किसे दिया गया है। ठीक, तो इसमें अब देख लेते हैं किसको दिया गया है। अभी इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कलेक्टर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार को ये शक्ति दिया गया है धारा नंबर 69 के अंतर्गत कि वो मंडी फीस में छूट दे सकता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किसी मंडी समिति के सीमाओं में परिवर्तन, समामेलन, विपाटन के लिए अधिसूचना के संबंध में किस धारा में उल्लेख है। देखो मैं बताया हूँ इससे पहले क्या चीज, सबसे पहले सीमाओं में परिवर्तन, थोड़ा इसका थोड़ा बोर्ड लगा लेते हैं। क्या बताया पहले, सीमाओं में परिवर्तन, समामेलन और विपाटन बताया था। सबसे पहले इसमें क्या है, मंडी समिति के क्षेत्र कम या ज़्यादा परिवर्तन में। समामेलन मतलब दो या दो से अधिक मंडी को मर्ज कर देना। विपाटन मतलब एक जो मंडी है अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको डिवाइड करके अलग अलग मंडी समिति गठित कर लेना या फिर उसको अलग अलग कर देना। ठीक है, तो इसके संबंध में क्या चीज, अधिसूचना जो जारी होती है। ठीक, तो उस अधिसूचना के संबंध में किस धारा में बताया गया है, ये इसमें इसी प्रश्नों को पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 70, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है धारा नंबर 55, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 69 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 57। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा नंबर 70, मतलब धारा नंबर 70 में मंडी समिति की जो सीमाओं के परिवर्तन है, जो उसका समामेलन करना है, जो विपाटन करना है, उसके लिए अधिसूचना, मतलब उसके लिए कौन अधिसूचना जारी करेगा, कैसे जारी करेगा, उसकी अधिसूचना कितने दिनों तक वैलिड रहेगी, इसमें कितने दिनों तक आप अपील कर सकते हैं, इस सब के बारे में जितनी भी जानकारी होगी, है ना, उसको धारा नंबर 70 में ही बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी मंडी समिति के सीमाओं में परिवर्तन, समामेलन, विपाटन के लिए अधिसूचना जारी कौन कर सकेगा। इसी को मैं पहले बताया हूँ कि धारा नंबर 70 में इसी सबको बताया होगा कि कौन अधिसूचना जारी करेगा, है ना, तो कौन करेगा देख लेते हैं भाई। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संचालक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कलेक्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार। तो किसी मंडी समिति की सीमा में अगर परिवर्तन करना है, मंडी समिति का समामेलन करना है या फिर मंडी समिति का विपाटन करना है, तो उसके लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्य सरकार करेगा। और किस धारा के अंतर्गत करेगा, धारा नंबर 70 के अंतर्गत करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न दिया गया है, इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति का समामेलन, विपाटन किस धारा के अंतर्गत किया जा सकेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो धारा नंबर 70 में क्या होगा, अधिसूचना, अधिसूचना, सॉरी अच्छे से लिखने दे। हम लोग क्या पढ़े हैं, धारा नंबर 70 में क्या होगा, अधिसूचना। ठीक, लेकिन इसमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया, देखो आप लोग इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि समामेलन, विपाटन और मंडी समिति का सीमाओं में परिवर्तन के अंतर्गत किस धारा में इसको बताया गया, ये पूछा गया है। और इससे पहले वाला प्रश्न में क्या था, देखो
कि अधिसूचना के संबंध में पूछा था, तो अगर अधिसूचना के बारे में आएगा तो धारा नंबर 70 लगाना है। और अगर मान लो क्या आया कि इस धारा के अंतर्गत इसका विपाटन या समामेलन किया जा सकता करके आएगा, तो इसमें आपको लोगों को लगाना है। देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 70, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 69, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 71, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 72। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 71। मतलब 70 में क्या बताया गया आपका, अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन, और 71 में क्या बताया गया, इसमें इसका वर्क होगा मतलब इसका विपाटन, और जो भी इसका सीमा में परिवर्तन समामेलन 71 में किया जा सकता है, और 70 में इसका अधिसूचना जारी होगा। तो इसको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अधिसूचना आया तो क्या चीज़, धारा नंबर 70। और अगर मान लीजिए इसको किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है, विपाटन समामेलन या फिर सीमाओं में परिवर्तन, तो धारा नंबर 71। ठीक, अगला प्रश्न है, मंडी समिति की नियम एवं उपविधियों का उल्लेख इस अधिनियम के किस अध्याय में किया गया है। मतलब मंडी समिति के नियम है ना, और उप नियम है ना, तो इसको कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है, कौन इसको बनाएगा, जितनी भी इसके बारे में जानकारी होगी, जितनी भी नियम एवं शर्तें होगी, है ना, उसको किस अध्याय में बताया गया है या फिर किस अध्याय में इसके बारे में उल्लेख किया गया है, इसको इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अध्याय नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अध्याय नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अध्याय नंबर 1, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया अध्याय नंबर 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अध्याय नंबर 13। अध्याय नंबर 13 में मंडी समिति की नियम एवं उपविधि जितनी भी है उसको कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगी, इसके बारे में पूरी जानकारी जो है अध्याय नंबर 13 में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इस अधिनियम में मंडी समिति हेतु नियम बनाने की शक्ति के बारे में किस धारा में उल्लेख है। अभी भी मैं बताया क्या चीज़, अब हम किसको पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 13 को। नियम उप नियम मतलब अध्याय नंबर 13। तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछ दिया गया आपको कि मंडी समिति के लिए अगर कोई नियम बनाएगा है ना, तो कौन बनाएगा या फिर नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है ना, उसके बारे में किस धारा में बताया गया, फिर किस धारा में उल्लेख किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया धारा नंबर 69, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 79, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 75, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 76। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 79। मतलब धारा नंबर 79 में मंडी समिति के लिए नियम बनाने के लिए जो शक्ति है, जो भी जानकारी है, उसको इसी धारा में बताया गया है, फिर इसी धारा में उसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मंडी समिति हेतु नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। इससे पहले 69 नंबर धारा में हम लोग पढ़ रहे हैं कि नियम बनाने की शक्ति के बारे में इसमें इसका उल्लेख किया गया है। अब इसी में ही इसको बताया होगा कि उसको कौन बना सकता है, या फिर क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया होगी, क्या क्या नियम एवं शर्तें होगी, है ना, इसको किस में बताया गया, धारा नंबर 69 में। तो इसी से रिलेटेड आपका अगला प्रश्न है, इसमें क्या पूछ दिया गया है कि नियम बनाने की शक्ति किससे प्राप्त है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपको केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कलेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कृषि मंत्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। जो राज्य सरकार होगा वही किसी मंडी समिति के लिए नियम बनाने की शक्ति रखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस अधिनियम में उपविधियां बनाने की शक्ति के संबंध में किस धारा में बताया गया है। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग देखे होंगे, नियम एवं उप नियम या फिर उपविधियां, अध्याय नंबर 13। ठीक, इससे वाले पहले प्रश्न क्या पढ़े लास्ट वाले में, जस्ट रिसेंट में, कि नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपविधियां बनाने की शक्ति के संबंध में किस धारा में बताया गया है। ठीक, इससे देखिए, इसमें पहले इसके लास्ट प्रश्न आप लोग देख लो, नियम, इसमें कंफ्यूज, नियम यहाँ पे दिया क्या, नियम बनाने की शक्ति के बारे में किस धारा में, 79 में। ठीक, अब इसमें क्या पूछा गया देखना आप लोग, उपविधियां बनाने के लिए अलग धारा होगा, और नियम बनाने के लिए अलग धारा होगी। नियम बनाने के लिए कौन सा था आपका, धारा नंबर 79, इसको याद रखना है। अब आप लोगों को अगर उपविधियां बनानी है किसी मंडी समिति के लिए, तो उसके लिए उसके बारे में किस धारा में उल्लेख किया गया या फिर किस धारा में बताया गया है, उसको हम देख लेते हैं।
इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको दे दिया गया है धारा नंबर 79, ऑप्शन नंबर बी दे दिया गया धारा नंबर 82, ऑप्शन नंबर सी दे दिया गया है धारा नंबर 80 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 81। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, धारा नंबर 80। मतलब 79 में आपका दिया है क्या चीज, नियम बनाने की शक्ति के बारे में उल्लेख। 79 में और 80 में दिया गया आपका क्या चीज, उपविधियां बनाने के बारे में पूरी जानकारी या फिर इसके बारे में पूरा उल्लेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अब इसके बाद। इस अधिनियम में उपविधियां बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। देखो पिछले प्रश्न में क्या पूछा था आप लोगों को, सबसे पहले ये पूछा गया कि नियम बनाने के लिए किस धारा में उसका उल्लेख किया गया है, उसको देखें। उसके जस्ट बाद क्या प्रश्न पूछा गया था आपको कि नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है, ये पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न हम क्या देखें कि उपविधियां बनाने की शक्ति किस धारा में है। उसके बाद इस प्रश्न में पूछा गया उपविधियां बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो देख लेते हैं किसे प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संचालक और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मंडी समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंडी समिति। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भैया कि नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है तो उपविधियां बनाने की शक्ति भी राज्य सरकार को प्राप्त है, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि देखो अगर जब धारा अलग अलग दी है तो उसके बारे में जो भी जानकारी होंगे वो भी अलग अलग होंगे ना भाई। अब देख 79 में क्या दिया था, नियम बनाने की शक्ति के बारे में उल्लेख, और नियम कौन बना सकता है, राज्य सरकार। और उसके बाद 80 नंबर धारा में क्या दिया गया था आपका, उपविधियां बनाने की शक्ति का उल्लेख। अब विधियां कौन बनाने सकता है या फिर किसको उपविधियां बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो मंडी समिति। इसको आप लोगों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस अधिनियम में उपविधियां बनाने एवं संशोधन के लिए निर्देश कौन देता है। हम जान तो लिए क्या चीज की, जो मंडी समिति है वो उपविधियां बनाती है या फिर इसको उपविधियां बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसको पावर प्राप्त है उपविधियां बनाने की, तो जान लिए ठीक है। लेकिन उसको निर्देश कौन देगा भाई, कोई ना कोई निर्देश देगा तभी वो क्या करेगा, उपविधियां बनाएगा या फिर किसी उपविधि में संशोधन करेगा। ठीक है, तो इसी को इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संचालक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कलेक्टर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया मंडी सचिव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संचालक। जो संचालक है वही किसी मंडी समिति को उपविधियां बनाने या फिर किसी उपविधि में संशोधन करने के लिए क्या देता है, निर्देश देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिनियम में उपविधियां बनाने इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 80, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 80 का, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 81 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 81 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा नंबर 80 का। मतलब धारा नंबर 80 का में जो है जो उपविधियां एवं संशोधन के लिए जो निर्देश देगा, है ना। इससे पहले हम क्या पढ़े देखे कि संचालक जो है किसी मंडी समिति को क्या देगा, निर्देश देगा किसी उपविधियां में संशोधन या फिर किसी उपविधि को बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में किस धारा में बताया गया है या फिर किस धारा में इस सभी के बारे में उल्लेख किया गया है, उसी को इस प्रश्न में पूछा गया है। तो किस धारा में किया गया है, धारा नंबर 80 का में जो है इसके बारे में पूरा उल्लेख या फिर पूरी जानकारी दी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग अब। इस अधिनियम में विनियम बनाने की शक्ति के बारे में उल्लेख किस धारा में है। सबसे पहले हम क्या देखे थे, नियम देखे थे, फिर देखे थे उपविधियां, अब क्या देखेंगे, विनियम। ठीक, इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नियम, उपविधियां, विनियम तीनों को अलग अलग धारा में बताया गया है, फिर इस सभी के बारे में अलग अलग धारा में उल्लेख किया गया है। इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है धारा नंबर 81, ऑप्शन नंबर बी दिया गया धारा नंबर 71, ऑप्शन नंबर सी दिया गया धारा नंबर 81 का और ऑप्शन नंबर डी दिया गया धारा नंबर 71 का।
इसका सही आंसर होगा धारा नंबर 81, जो दिया गया आपके ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इस अधिनियम में निरसन किस अध्याय में है। मतलब किसी भी अधिनियम में आखिर में क्या होता है, उसका निरसन निकाला जाता है। ठीक है, तो उसको निरसन के बारे में इस अध्याय में उल्लेख किया गया है, उसी को पूछा गया है। आप लोगों को पता ही होगा, निरसन हमेशा लास्ट अध्याय में ही बताया दिया जाता है। तो इससे पहले आप लोग सब फर्स्ट वाले MCQ याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना इसमें अध्याय है और कितना धारा है। तो इससे आप लोग बना ही सकते हो कि कौन सा अध्याय है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट करने के बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस अधिनियम में किस चीज को कृषि उपज के श्रेणी से विलोपित किया गया है। जो पहले कृषि उपज के अंतर्गत आता होगा उसको अब विलोपित कर दिया गया है, उसी को पूछा गया कि किस चीज को विलोपित किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गन्ना को, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है तंतु को, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सब्जियों को, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तंतु को। तंतु को अब कृषि उपज के श्रेणी में नहीं रखा गया है, अब इसको कृषि उपज नहीं माना जाता है। विलोपित किया गया मतलब इसको कृषि उपज की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, संविदा खेती के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लिखित करार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मौखिक करार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ए व बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिखित करार। अगर संविदा खेती करनी है तो उसके लिए एक लिखित करार होना बहुत ही आवश्यक है। बिना लिखित करार के आप लोग संविदा खेती नहीं कर सकते। मौखिक करार से काम नहीं चलेगा, आपको एक लिखित में करार करना जरूरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, इस अधिनियम में कृषि उपज के अंतर्गत शामिल नहीं है। मतलब कृषि उपज की श्रेणी में कौन सी शामिल नहीं है, वही इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दलहन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है गन्ना, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है खंडसारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपालन। पशुपालन जो है कृषि उपज के अंतर्गत नहीं आता। पशुपालन ये अलग है, ये तो कृषि उपज थोड़ी ना है भाई। ठीक, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसान उत्पादक संगठन किस अधिनियम के अंतर्गत गठित समिति है। एक किसान उत्पादक संगठन एक समिति होती है। ठीक है, इस समिति को किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है, उसी को इसमें पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कंपनी अधिनियम 2013, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कंपनी अधिनियम 1956, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कंपनी अधिनियम 1972, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कंपनी अधिनियम 2014। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंपनी अधिनियम 2013। मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत ही किसान उत्पादक समिति या फिर किसान उत्पादक संगठन समिति को गठित किया गया है। अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया, इस अधिनियम में कुल अनुसूचियों की संख्या है। अनुसूचियों की संख्या पूछा है। ठीक, इसको आप लोगों को याद करना, धारा या फिर अध्याय की संख्या नहीं है, अनुसूचियों की संख्या है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 5, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 7। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। मतलब इस अधिनियम में जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 1 है, मात्र 1 ही अनुसूची है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाट बाजार किसके अंतर्गत आता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मंडी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मंडी समिति, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है उप मंडी प्रांगण, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उप मंडी प्रांगण, अर्थात जो हाट बाजार होता है वो उप मंडी प्रांगण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हमारा देख लेते हैं सबसे आखिरी प्रश्न। इसमें पूछा गया है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी एक खाली स्थान निकाय है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है निगमित निकाय, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सांविधिक निकाय, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है व्यापारिक निकाय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निगमित निकाय। जो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी है वो एक निगमित निकाय है। ठीक, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी MCQs की सीरीज आज कंप्लीट होती है।
जो कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अधिनियम का पूरा एक सार था। इसमें मैं टोटल 203 प्रश्न करा दिया हूँ। 203 प्रश्न बहुत ही सफिशियंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल 33 में तो अब कितना बोल तो नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम बनेंगे, मान के चलो आप लोग। कुछ कुछ प्रश्न ही छूटेंगे, देखना आप लोग। बिल्कुल जब एग्ज़ाम होंगे उसके बाद मेरे को कमेंट करोगे ज़रूर, और बताना ज़रूर। अगर फंसेगा तो बताना, नहीं फंसेगा फिर भी बताना भाई। मेरे को फीडबैक चाहिए, मेरे को फीडबैक लेना अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ हम लोग छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करेंगे, जो आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रहेगा और इंटरनेशनल एवं नेशनल से भी रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को करंट अफेयर करना है या फिर किसी और स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ जो भी आप लोगों को चाहिए मेरे को बता सकते हो कमेंट करके। अगर कोई भी आपको डाउट या फिर सवाल रहता है या फिर कुछ भी पीडीएफ वगैरह या फिर कोई भी नोट्स वोट्स चाहिए, तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को फिर से छेरछेरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और गुजारिश है, मेरे वीडियो को शेयर कर दो ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े और मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया, थोड़ा और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।